ओके। सो मैंने सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम इसलिए चूज किया बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी बात, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, राइट? इसमें जो भी एमसीक्यूज आते हैं दे आर नॉट लाइक रट्टाफिकेशन टाइप ऑफ थिंग। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना होता है और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। सही है। सिंस हमारे पास टाइम कम है तो पूरा चैप्टर तो कवर नहीं करेंगे, बट जो एमडी कैट के हिसाब से जो हाई यील्ड टॉपिक्स है वी विल बी गोइंग थ्रू देम, and at the end of the lecture we will just go through some MCQs। और दिस क्लास वुड बी इंटरेक्टिव, सो प्लीज प्लीज आराम से जवाब ववाब देना। सही है। एंड होश सब ले आओ वापस। ओके, सो वी विल स्टार्ट। ओके। सो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप बिल्कुल बेसिक्स की तरफ मूव करो। और वो बेसिक्स क्या है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट ईयर में मेजॉरिटी पढ़ चुके होंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, इन सब के बारे में, राइट? लेकिन बात सारी है कि एमडी कैट में आपको हर चीज को थोड़े डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना होता है। सही है। आपको एज इट इज डेफिनेशन ही रखनी होती। इसलिए ये जो स्लाइड में इतनी सारी मैंने चीजें डाली में जस्ट फॉर यू गाइस टू रीड, बट आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है देन आगे बढ़ना है। सो अगर हम पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर देते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन जिसमें आपके पास जितने रिएक्टेंट्स है ना वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ भी रिएक्टेंट पीछे नहीं रह जाएगा। सारे के सारे रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। जैसे अभी हमारे पास ये जो प्रोपेन वाला रिएक्शन है, प्रोपेन इज रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। एंड मैं इसको ना एक्चुअली हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो ये वाला रिएक्शन है इससे प्रोपेन इज बीइंग रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। और ये जो एरो नजर आ रहा है दिस एरो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस एरो के थ्रू यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी ये एरो, ये वाला एरो है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी सारा का सारा प्रोपेन जो है इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया, पीछे कोई भी प्रोपेन नहीं रह गया, सब 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सही है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और हम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ मूव करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में टूट के बन रहे होते हैं। सही है। जैसे इधर हमारे पास नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो अमोनिया है ना ये टूट के रिएक्टेंट्स में भी बदल रहा होगा। सही है। और ये जो डबल एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों तरफ एरो, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही है। वो स्टेट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो आप लोगों को पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में पढ़ लेने चाहिए। पहला ये कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन द रिएक्शन विल नेवर गो टू कंप्लीशन, यानी वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, यानी सारा रिएक्टिव प्रोडक्ट में नहीं टूटेगा। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो रिएक्शन विल कंप्लीटली गो टू कंप्लीशन। द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन is this arrow which is basically ये वाला है। सही है। बट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर इरिवर्सिबल इज सिंपल, सीधा सा एरो जो हम बचपन से देखते हैं। सही है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है। इक्विलिब्रियम आपके पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन ही तो वो स्टेट है जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटते हैं, प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिएक्टेंट में टूटते हैं। तो आपके पास जो जो बीकर है जिसमें आपने नाइट्रोजन डाली हुई है, हाइड्रोजन डाली हुई है, उस बीकर में ही आपको अमोनिया भी मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिलेगा। सही है। लेकिन इरिवर्सिबल में अगर आपने सब डाल दिया, सही है, आपने प्रोपेन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया और आपने उसको छोड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम आपको बीकर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ये वाला रिएक्शन। सही है। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि हर रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे ही है। सही। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? पहली बात, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक स्टेट, नॉट अ स्टैटिक स्टेट। डायनेमिक मींस ये हमारे पास, डायनेमिक हम कहते हैं जो चीज चलती फिर जिसमें फुर्तीली हो। सही है। इसमें फुर्तीलापन हो। सही है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक स्टेट है, यानी इट्स वर्किंग, इट्स
इट्स करंटली आपके पास जो रिएक्टिव टूट के प्रोडक्ट में बन रहा है, तो ये डायनामिक स्टेट है। अब ये डायनामिक स्टेट जो होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बात ये आ जाती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा, बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है, सही है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ये जो अमोनिया टूट रहा है ना, ओ सॉरी अमोनिया बन रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूट के अमोनिया बना रहे हैं, तो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ये अमोनिया टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है, तो दिस इज अ बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में होता है ना, उसमें ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको मैं ना, सही, मैंने इसको इस तरह कर दिया है। अब इन्होंने जो इसमें कहा, इन्होंने कहा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन टूट के अमोनिया बनाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से अमोनिया टूट के ये सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। अब ये हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन इसका रेट क्या है? रेट आपके पास ये फॉर्मूले पे फोकस करना। एक्चुअली ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इट्स नॉट रिलेटेड विद केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो रिएक्शन काइनेटिक्स वाला चैप्टर है ना, ये उसमें पढ़ाया जाता है, बट मैं फिर भी, rate of the reaction is equal to change in concentration. Wait, let me just erase this again. Change in concentration of reactant or product over time. सही है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब एक मैं तुम लोगों को एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, राइट, इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन में। अब मैं क्या करूंगी, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, वो पहले से कंसिडर करो, इट वाज 30, सही है। आई एम जस्ट लाइक, जस्ट इमेजिन करो, इसके बाद ये टूटी और ये बन गया अमोनिया, राइट। एक सेकेंड, आई एम नॉट श्योर ये विजिबल हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं चलो फिर भी यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास ना बॉक्स अपेयर हो रहे हैं, सही है। तो ये बन गया अमोनिया। अब ये 30 से जब ये टूट गया और ये अमोनिया बन गया, तो पीछे हमारे पास पता है क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास 20 रह जाएगा। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जरूरी नहीं ऐसा, 20 रह जाएगा। अब मुझे बताओ, चेंज इन अ कंसंट्रेशन वुड बी व्हाट? चेंज इन अ कंसंट्रेशन वुड बी 30 माइनस 20 विच वुड गिव 10। यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो 10 चेंज हुई और अमोनिया में टूटी, और यही जो 10 की वैल्यू आई है, वी विल पुट इट इन दिस फॉर्मूला हियर, चेंज इन अ कंसंट्रेशन ओवर टाइम। और अगर मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूं कि 1 मिनट में रिएक्टेंट 30 से 20 हो गया, तो यानी 10 ओवर 1 मिनट, रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी 10। सिंपल, सही है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अमोनिया का जो रेट है टूटने का, वही नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेट है टूटने का, सही है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये हमारे पास अचीव हो जाता है ना, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। मैं इसको ना एक और दफा रिवाइज करवा देती हूँ कि आई होप तुम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया हो। अब rate of NH3 converting into the nitrogen and ammonia is equal to rate of nitrogen hydrogen converting into ammonia, basically। तो हमारे पास जब ये स्टेट अचीव हो जाए ना, तो ये इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी जितने मिनट में जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन टूट के अमोनिया बन रहा है, उतने ही मिनट में उतना ही अमोनिया जो है वो टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बन रहा है। बट एक फर्क आता है, concentration of reactant and product become constant, not equal, constant। equal और constant का मतलब पता होगा ना, जैसे NH3 की अगर 10 है, तो it will becomes equal to the concentration of N2 and H2 by 10। यानी जब दोनों की साइड पे 10 10 कंसंट्रेशन होगी तो ये इक्वल है। बट
इक्वल नहीं होती इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है कि जैसी रह रही है। यानी अगर जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, यानी रेट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनटू द अमोनिया, या अमोनिया का ब्रेकडाउन जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इक्वल हुआ, तब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। देखो ये लाइन लिखी हुई है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसकी 30 है ना, और अगर इसकी 20 है, दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल, बट यही कंसेंट्रेशन यही रहेगी, मतलब यही रहेगी नो मैटर। नाइट्रो अमोनिया जितना भी टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है ना, और कितना भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूट के अमोनिया बन रहा है, इनकी कंसेंट्रेशन 20 और 30 ही रहेगी। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से नाइट्रोजन टूट रहा है तो उसकी कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से अमोनिया ना टूट के उसकी कंसेंट्रेशन वापस से 20 ही ले आएगा। सही है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सही है, मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया है तो सही है, बिकॉज आगे बहुत बाकी है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया। अच्छा, इसके साथ साथ अब मुझे, मैं दोबारा से तुम लोगों से एक लाइक सिंपल सा क्विज पूछती हूँ। अगर हमारे पास मुझे बस कोई एक सिंपल सा बता दो, कांस्टेंट और इक्वल में क्या फर्क होगा। कोई भी बता दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें इतने क्वेश्चंस ना पूछे भी नहीं जा सकते, वैसे आगे जो मेन हमारे पास होगा ना, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मुझे बता दो कांस्टेंट और इक्वल में क्या फर्क होगा, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, जो कि मेरा फेवरेट ले शेटलियर प्रिंसिपल है। अच्छा, तुम लोग जब तक लिखो तो मैं ले शेटलियर प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखो, ले शेटलियर प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। वेट, आई थिंक आई गॉट एन आंसर। यस, मलाइका, बिल्कुल सही। इक्वल मींस सेम, बट कांस्टेंट डज नॉट नेसेसरी मीन सेम। सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करें ले शेटलियर प्रिंसिपल की, तो ले शेटलियर प्रिंसिपल हम उन फैक्टर्स को कहते हैं, मतलब जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट को। सही है। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट कौन सी थी, वही जब फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। अब इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, हम पहला फैक्टर पे मूव करते हैं। पहला फैक्टर है इंक्रीज इन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। सही है। पहले फैक्टर पे अभी से जाते नीचे प्रोडक्ट और वो छोड़ दो। सही है। बल्कि नहीं, एक ही पहले ही फैक्टर है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन में। हमारे पास फर्दर 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, इंक्रीज इन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन करें या इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन करें। इसको मैं बताती हूँ। देखो, अभी मैं से तुम लोगों को ना एग्जाम्पल पे बोल रही हूँ, ये जो अमोनिया नजर आ रहा है, सही है, ये अमोनिया नजर आ रहा है, राइट। अगर मैं इसमें और अमोनिया आके डाल दूं, तो इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, राइट। इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, कोई मुझे ऐसी रफली सा बताए। मैं आगे ऑब्वियसली बताऊंगी, लेकिन मुझे कोई रफली सा बताया, अगर किसी को याद है थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का, कि अगर मैं यहाँ अमोनिया की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। शिफ्ट टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड, एग्जैक्टली। देखो सीन ये होता है कि जो हमारे पास अमोनिया है, इसकी कंसेंट्रेशन अब बढ़ गई, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें अमोनिया डाल दिया। अब क्या होगा, ये अमोनिया, बहुत सारा अमोनिया है, ये कहेगा कि मुझे अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जाऊं, मैं इक्विलिब्रियम अचीव कर लूं, क्योंकि मैंने अमोनिया डाला, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा हो गए एकदम से। तो अब ये क्या करेगा कि यार मुझे अपना करना है क्या, इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव। वो कहेगा कि मुझे टूटना है, मुझे इसको खत्म करना है जो मैंने एडिड अमोनिया डाला है। वो क्या करेगा, बैकवर्ड, इनिशियली इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, इनिशियली इस वाले रिएक्शन को बढ़ा देगा। सही, ये वाला रिएक्शन बढ़ जाएगा। हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर अब यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो वो कहेंगे यार ये क्या सीन हो रहा है, मैं क्यों बढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या करेंगे, मैं फर्दर टूट के इधर जा रहा हूँ। सही है। ये कंडीशन चलती रहेगी चलती रहेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि
ये वाली साइड यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब इन्होंने दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या किया, इनिशियल स्टेप पे जाओ। अमोनिया मैंने डाला तो अमोनिया ने बोला कि मैं टूट रहा हूँ, बस खत्म बात, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। और अमोनिया शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे। तो ये था ये वाला पॉइंट। ये मैंने टू की एग्जांपल दी है कि अगर मैं इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कर दूं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी टुवर्ड्स द रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा वो एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों? ताकि मैं दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव कर सकूं। सही है। अब एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने, सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं हाँ, अगर मैं इसी प्रोडक्ट की, सही है, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो फिर क्या लगता है इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ? मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन कम कर रही हूँ, मैं अमोनिया निकाल रही हूँ बाहर, तो मुझे कोई बताओ फिर क्या होगा? राइट की तरफ। यार यार, बहुत पढ़ाकू बच्चा है वो वैसे। हाँ, राइट की तरफ। वाई? ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो दोबारा से अचीव हो। वो कहेगा मेरे अंदर से अमोनिया निकाल दिया, मुझे चाहिए अमोनिया वापस। तो वो दोबारा से अमोनिया बनाना शुरू कर देगा। बेसिक सी बात है। सही है। अब मैंने देखो पॉइंट थर्ड भी हो गया कवर, तो मैं इसको, अब आ जाए इंक्रीज इन रिएक्टिव कंसंट्रेशन। ये भी बहुत सिंपल सा है, वही वाली बात है। अगर मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी और मैं अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी, इक्विलिब्रियम बेचारा परेशान हो जाएगा, सिस्टम बेचारा परेशान हो जाएगा। वो कहेगा भाई मुझे टूट के दोबारा से अमोनिया दो, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए इतनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो वो क्या करेगा, भाई मेरे पास यहाँ इतना सारा रिएक्टेंट है, मैं टूट के प्रोडक्ट बन जाऊंगा। तो इन दिस केस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ये वाला समझ आया तुम लोगों को? मैं नेक्स्ट पॉइंट में मूव करूँ? पर्सनली मुझे प्रेशर वाला थोड़ा मुश्किल लगता है, कंसंट्रेशन वाला क्वाइट इजी। समझ आया तो मुझे बताओ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। चलो, बेस्ट। अच्छा, या आई नो आइडिया मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्यों एग्जांपल डाली है, आई थिंक, पता नहीं। ओके, अगर हम बात करें प्रेशर की, पहले मैं एक बात पहले मुझे बताओ, किसी को पता है प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह आपस में रिलेट करते हैं? इनवर्सली रिलेटेड होते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली, बिल्कुल सही है, सही है। आप ये इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने दिमाग बहुत खोलना पड़ता है। सही है। यूजली ये लोग प्रेशर के सेंस में बताते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। वॉल्यूम जब आ जाता है ना, तो बहुत से लॉज आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और बंदा थोड़ा गलत आंसर करके आ जाता है। बट इन एमडी कैट दे कुड आस्क, रिगार्डलेस आपको आता है या नहीं है, आपका दिमाग कितना खुला है या नहीं, वो वॉल्यूम भी दे देंगे। तो हम पहले प्रेशर को कवर करते हैं। बस ये याद रखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जैसे उन्होंने बोला। अब बात सारी ये है कि मैं सिंपल प्रेशर डाल रही हूँ, सही है। ये जो अमोनिया है ना, इसका मैं प्रेशर इंक्रीज करें, सही है, आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, सॉरी अमोनिया करी मैंने, वैसे ही सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, आई एम सॉरी। मैंने पूरे सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया, नॉट अमोनिया। तो अब क्या होगा, इंक्रीजिंग द प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट। ऐसा क्यों होगा यार? अगर आप एक सिस्टम का प्रेशर बढ़ाओगे, वो सिस्टम बेचारा कहेगा मेरा प्रेशर नहीं बढ़ाओ, मैं मासूम हूँ, सही है, आई नीड टू लिव, ओके। तो वो बेचारा कहेगा मेरा प्रेशर वापस लाओ। और वो प्रेशर पता है कैसे लाएगा? वो कहेगा यार अगर मैं अपने अंदर के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कम कर दूं ना, तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। सही है। सिंपल देखो, मैंने ड्रॉ कर, देखो ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, सही है, मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स है, सही है। और ये एक सिस्टम है जो इसकी, और इसकी वॉल्स पे ना ये लोग ना प्रेशर डाले डाले जा रहे डाले जा रहे, सही है। यानी प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अभी ज्यादा है। अब मैंने भी प्रेशर इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मुझे मसला है बहुत, ठीक है। अब बेचारा सिस्टम कहेगा यार नहीं, ये प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, आई कैन नॉट बेयर दिस। वो कहेगा मैं अपने मॉलिक्यूल्स कम कर देता हूँ, अपने मोल्स कम कर देता हूँ, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। यानी मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। अब वो सिस्टम क्या करेगा, वो सिस्टम ये करेगा मैं अपने सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स कर रहा हूँ, जो करना है कर लो, मेरा आई डोंट केयर, मुझे अपना प्रेशर वापस कम करना है। बस यही कॉन्सेप्ट रखो कि अगर प्रेशर बढ़ेगा
तो सिस्टम बेचारा कहेगा मुझे अपना प्रेशर कम करना है, मुझे अपने मोल्स कम करना है। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट रख के बताओ, अगर मैं ये वाली जो एग्जांपल थी अमोनिया और नाइट्रोजन वाली, अगर मैं इसमें प्रेशर बढ़ा दूं, सही है, इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? माइंडेड कि इक्विलिब्रियम चाह रहा है मैं अपना प्रेशर कम करूं और मैं अपने मोल्स कम करूं, तो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? सही है, टुवर्ड्स द राइट। ओके। अब अगर यही एग्जांपल, अगर हम यही एग्जांपल, एक और मेरे पे एग्जांपल थी, वो थी, wait, it will be- सही है, एक ही एग्जांपल है। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल साइड आ रही है, सही है, बिकॉज इट्स रिटन इन सिन बुक एज वेल। अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर बढ़ा प्रेशर बढ़ा दूं, सही है, मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ इस रिएक्शन का जो मैंने तुम लोग के सामने लिखा है, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है भाई। नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, क्यों? यार देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक मोल है, यहाँ भी आयोडीन का एक मोल है, और यहाँ दो मोल है। तो यानी इस साइड, लेफ्ट साइड पे भी टू मोल्स हैं, राइट साइड पे भी टू मोल्स हैं। तो वो बेचारा क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करे? वो कह रहा है मेरे पास कुछ चारा ही नहीं है। वो कहेगा कि मैं ना इधर मूव कर सकता, तो मैं इस तरफ मूव कर सकता हूँ, एंड ही विल कमिट सुसाइड। आई एम जस्ट किडिंग, ओके, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें, तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जो नीचे अगर तुम लोग को नजर आ रही हो, ये ए बी और सी मैंने करके डाली है। इसमें देखो, आई होप तुम लोग के लिए विजिबल हो। अब अगर इस जो ऊपर लिखा हुआ है इसको खोल दो, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं इस सिस्टम, ये जो नीचे एग्जांपल है ना, ये वाली, अगर मैं इसका प्रेशर कम कर दूं सिस्टम का, तो फिर ये किस तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ? फॉरवर्ड, सही है। अच्छा, अब जिसको नहीं समझ आया, मैं उसको ना एक दफा रिपीट कर देती हूँ, क्यों? देखो, खुद गिनो, लेफ्ट साइड, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड पे 2 + 1 मोल्स हैं, सही है, और राइट साइड पे 3 + 1, ये डी का 1 है, सही है, और ये बी का 1 है, सही है। अब मुझे सिंपल से बताओ, किस साइड पे मोल्स ज्यादा है? राइट साइड पे, सही है, यहाँ पे 4 मोल्स हैं और यहाँ पे 3 मोल्स हैं, और मैंने सिस्टम कर दिया है कम। ओ, प्रेशर मैंने सिस्टम का कर दिया है कम। अब मैंने प्रेशर कम कर दिया है, वो सिस्टम बेचारा कहेगा यार मुझे प्रेशर मुझे वापस दो। अब वो सिस्टम कहेगा कि मुझे मेरा प्रेशर वापस दो, बिकॉज आई नीड टू इंक्रीज द प्रेशर। वो क्या कहेगा, अगर मैं अपने मोल्स बढ़ा दूं, तो मैं प्रेशर ज्यादा लगा पाऊंगा, सही है। सिंपल सी बात है, वो कहेगा मैं अपने मोल्स बढ़ा दूं, तो मैं प्रेशर ज्यादा लगा पाऊंगा और मेरा इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव हो जाएगा, और मैं हंसी खुशी रह लूंगा, सही है। यहां तक समझ आया? तो फिर मैं आगे वॉल्यूम की तरफ ले जाऊं। प्रेशर का समझ आया? प्रेशर कम और ज्यादा होने से क्या होगा? सही, अब मैं वॉल्यूम की तरफ जा रही हूँ, सही है। यार ये ना मेरे पास बॉक्स, सही। अच्छा, अब वॉल्यूम का क्या सीन होता है? याद रखो, वॉल्यूम इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट? तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अगर जैसे जैसे पहले मैंने प्रेशर कम किया था, तो सिस्टम ने क्या कहा था कि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा मोल्स की तरफ मूव करूंगा, यही था। अगर मैं प्रेशर कम कर देती थी, तो वो कहता था कि यार मुझे तो ज्यादा मोल्स चाहिए, तो वो उस तरफ रिएक्शन मूव कर जाता था। अगर वॉल्यूम की बात करें ना,
अगर मैं वॉल्यूम कम कर दूं तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये देखो, आ, एक सेकेंड, ये जो नीचे वो है ना हमारे पास, डिक्रीजिंग द प्रेशर, हाँ, डिक्रीजिंग द प्रेशर और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, बात एक ही है नहीं है? अगर मैं किसी चीज का प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रिमेम्बर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इन्होंने देखो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बोला है, या तो मैं प्रेशर कम कर दूं या मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं। तो अब मैं तुम लोग को अगर एक सिंपल सा केस दूं ना, जैसे मैं तुम लोग को यही वाली एग्जांपल लो, पहले इस एग्जांपल के सामने बड़ी बड़ी सी इसको देख लेते हैं। मैं कह रही हूँ मैं इस सिस्टम का वॉल्यूम, मैं सिस्टम का वॉल्यूम कम कर रही हूँ, सही है? मैं इस सिस्टम का वॉल्यूम कम कर रही हूँ, यानी मैं सिस्टम का प्रेशर बढ़ा रही हूँ, सही है? अगर मैं इस सिस्टम का वॉल्यूम कम कर रही हूँ तो यानी मैं सिस्टम का प्रेशर बढ़ा रही हूँ। लाजमी सी बात है, अगर मेरे पास मेरा फोन ही ले लो यार। अगर मेरे पास ये फोन है, मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगी, अभी तो इतना नहीं लगा रही बिकॉज मेरा फोन है, लेकिन अगर मैं इस पे इतना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी लगाऊंगी तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे टिन कैन होता है, आप टिन कैन के ऊपर प्रेशर लगाते हो, कंप्रेस हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, राइट, ज्यादा प्रेशर पे। इसी तरह अगर मैं इस सिस्टम पे वॉल्यूम कम कर रही हूँ यानी मैं उस पर प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर बढ़ा रही हूँ। तो मुझे सिंपल सी वही वाली बात बताओ, अगर मैं इसका वॉल्यूम कम कर रही हूँ इस सिस्टम का, तो रिएक्शन किस तरह मूव करेगा? वॉल्यूम कम कर रही हूँ तो रिएक्शन किस तरह मूव करेगा? दोबारा से बोल रही हूँ, अगर मैं इस सिस्टम का वॉल्यूम जो है मैं वो कम कर रही हूँ, वॉल्यूम कम कर रही हूँ, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला जो सिस्टम है वो किस तरह मूव करेगा? रिमेम्बर, वॉल्यूम कम कर रही हूँ। यार तुम सब लेफ्ट कह रहे हो। देखो लेफ्ट नहीं होगा, वाई देखो, वॉल्यूम, तुम लोग पहले तो बात ये नहीं सोचो, पहले तो इस बात को अपने जहन से हटा दो कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो सिस्टम कहेगा वॉल्यूम कम हो रहा है मैं मोल्स ऐड कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही, इसलिए लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगा, राइट की तरफ जाएगा ये सिस्टम, राइट की तरफ जाएगा। तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले हटा दो। ये नहीं सोचो कि यार अगर सिस्टम का मैंने प्रेशर वॉल्यूम कम कर दिया, मैंने सिस्टम का वॉल्यूम कम कर दिया तो सिस्टम कहेगा ओ मैं तो मोल्स रख लेता हूँ अपने पास और मेरा वॉल्यूम वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है, सही है? आपको वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेट करना है, सही है? तो मैंने वॉल्यूम किया कम, इसका मतलब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर जब बढ़ता था तो सिस्टम कहता था यार मुझे मोल्स कम करने हैं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रेशर बेयर नहीं कर सकता, मुझ पे इतना जुल्म नहीं करो, तो वो अपने मोल्स कम करता था। यही वजह है कि इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, टुवर्ड्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी यहाँ दो हैं तो वो बेचारा कहेगा कि मुझे दो दो भाई, मैं तीन और चार इतने सारा मोल्स लेके क्या करूंगा, मुझे दो मोल्स चाहिए तो कम मोल्स है, इसलिए वो राइट की तरफ मूव करेगा। अब तुम लोग समझे? मैं फिर तुम लोगों के लिए वो भी एक रिएक्शन भी लिख देती हूँ जिससे तुम लोग गैस कर लोगे, सही है? अच्छा, इससे थोड़ा स्लाइड से आगे चलते हैं बिकॉज, अच्छा इस वाली स्लाइड में वैसे लिखा जा सकता है, मैं कुछ लिख देती हूँ। मैं तुम लोगों को एक ना रिएक्शन देती हूँ, थोड़ा सा मुझे याद करे तो, ओके। ए भी करके दे रही हूँ बिकॉज ना मेरे अभी इस वक्त जहन में कोई खास एलिमेंट रिएक्शन नहीं आ रहा। ये टू है, ये थ्री भी है, सही है? और ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, ठीक है? सी और डी है, हाँ सही है, ये टू डी है, सही है? अब मैं सिंपल से तुम लोगों को बोल रही हूँ आई एम, वॉल्यूम को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो मतलब प्रेशर पे इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा, यानी आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? प्लीज गाइस सही बताना।
लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही है लेफ्ट साइड। मैंने सोचा डबल चेक कर लूं एक दफा, अपने मोल से मैंने लिखा है, तो ये लेफ्ट साइड, ये पक्का लेफ्ट साइड है। व्हाई? बिकॉज वही बात, वो कहेगा मुझे अपने मोल्स इंक्रीज करने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, मैंने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है। प्रेशर डिक्रीज कर दिया है मतलब आई नीड मोर मोल्स, मुझे मोल्स दो ताकि मेरा प्रेशर वापस आए। और वो तभी वापस आएगा जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर जाऊंगी। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम टेम्परेचर पे मूव करते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी बहुत बाकी है। सही है। अच्छा, पहले मैं जरा इसको erase कर दूं, ये जो यहाँ तक। टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द टेम्परेचर इंक्रीज, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी पढ़ने में बहुत बहुत गड़बड़े महसूस होती हैं, बट इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन कर देते हैं। मैं तुम लोग से एक सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाओ, जो एट क्लास से नहीं पढ़ते थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, गेन होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है, रिलीज होती है? रिलीज। क्यों होती है ये भी बता दो मुझे कोई। क्यों होती है मतलब? कुछ तो होगा ना रिएक्शन में, या तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती होगी या ज्यादा होती होगी, इनमें से किसी एक में एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलती है, राइट? बॉन्ड्स ब्रेक। सही है। अच्छा, हाँ देखो, रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा होती है। अब मैं ना एक तुम लोगों का कॉन्सेप्ट सही करती हूँ, कि ना ओ लेवल्स की बुक्स पे लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता था ट्रस्ट मी। हम लोग ये समझते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, इट विल रिलीज द एनर्जी, बट ऐसा नहीं होता। बॉन्ड ब्रेकिंग कभी एनर्जी रिलीज नहीं करती। आई नो, मेरे सारे कॉन्सेप्ट हिल गए थे थोड़े दिन पहले। बॉन्ड ब्रेकिंग नेवर नेवर रिलीज एनर्जी, एक्चुअली इट्स द बॉन्ड मेकिंग दैट रिलीजेस द एनर्जी। सही है। तो ये ओ लेवल से लेवल की बुक में लिखा है, आई एम नॉट श्योर कि सेन या फेडरल में लिखा है या नहीं, बट बॉन्ड ब्रेकिंग, अभी किसी ने लिखा ना कि बॉन्ड मेकिंग की ब्रेकिंग की वजह से एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक में, नहीं। अभी उस साइड पे जाओ ही नहीं, पहले बेसिक्स कवर करते हैं। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, यानी ये जो एग्जाम्पल में एक्सोथर्मिक दिया हुआ है, एक मैंने उल्टा पेन पकड़ा हुआ है, ये एग्जाम्पल जो है ये एक्सोथर्मिक की है। सही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जो ये जो रिएक्टेंट्स है ना, ये सल्फर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये है हाई एनर्जी के। सही है, इनके अंदर बहुत एनर्जी है भाई। सही है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। लेकिन जो बेचारा ये बन रहा है ना, इसके पास बहुत कम एनर्जी है। सही है। अब वो एक्सेस वाली एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एक्सेस वाली एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाएगी। बस सिंपल सी बात है, तो इसको इसलिए एक्सोथर्मिक कहते हैं। सही है। अब जो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग का सीन है ना, इसको मैंने इसलिए बीच में छेड़ा क्योंकि किसी ने लिखा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है इट विल रिलीज द एनर्जी, बट दैट्स नॉट द केस। बॉन्ड जब बनता है ना, मतलब लाइक जब एलिमेंट्स कम टुगेदर, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी होती है कि वो एक्सेस एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब हमें बॉन्ड तोड़ना होता है ना, अगेन उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है कि टूट जाओ, हट जाओ, आपस में दूर हो जाओ। ये वाला सीन होता है। सही है? इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी एंड बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस द एनर्जी। सही है, ये एक्स्ट्रा टिप थी। सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर इस रिएक्शन को हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि ये एंडोथर्मिक है, वैसे ही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो सल्फर ट्राइऑक्स ये जो है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बेचारों की एनर्जी बहुत कम है। तो इसकी इतनी ज्यादा एनर्जी लाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी एनर्जी ऐड करते हैं कि भाई तुम ले लो हमसे एनर्जी और तुम रिएक्ट कर जाओ। सही है, खुदा का वास्ता, और प्रोडक्ट बन जाओ। सही है। तो एंडो का मतलब है सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, एक्सो का मतलब है बाहर जा रही है। सही है, एक्सो एंडो का ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे बताओ, अम, एक सिस्टम है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है। सही है। हमें, मैं टेम्परेचर डिस्टर्ब कर रही हूँ सिस्टम का। सही है, मुझे बहुत मसले मसाइल हैं। सही है, मैं किसी सिस्टम को खुश नहीं देख सकती, और मैं कह रही हूँ मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ। सही है, आई एम इंक्रीजिंग दिस
सिस्टम का टेम्परेचर। एंड कीप इट इन माइंड कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक है वो एटमॉस्फेयर में एनर्जी निकालता है। सही है, वो एटमॉस्फेयर में एनर्जी निकालता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो बेचारा ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एनर्जी निकाल रहा है, सही है, और मैं आके उसको फर्दर टेम्परेचर दे दूं, तो बेचारा तो कहेगा मेरा इक्विलिब्रियम गया भाड़ में भाई, मेरा इक्विलिब्रियम गया तेल लेने, सही है, मेरा इक्विलिब्रियम गया, अब कुछ नहीं हो सकता इस इक्विलिब्रियम में। सही है। तो अब वो कहेगा कि यार मैं तो कुछ ऐसा करूं कि जो मैंने टेम्परेचर जो एकदम से बढ़ गया है, एक्सोथर्मिक की बात कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बाहर वैसे ही हीट इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है बिकॉज इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और मैं ऊपर से और हीट दे रही हूँ क्योंकि मुझे मसले हैं। वो कहेगा यार मेरा तो सिस्टम आउट हो रहा है, वो कहेगा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो दी हुई हीट है ना ये एब्जॉर्ब हो जाए, ये जो दी हुई हीट है ये एब्जॉर्ब हो जाए। वो कहेगा मुझे याद आया मेरे रिएक्टेंट्स को बहुत में बहुत ज्यादा एनर्जी है, सही है, मेरे रिएक्टेंट्स में बहुत एनर्जी है, मेरे रिएक्टर्स को बहुत एनर्जी चाहिए होती है। मैं रिपीट करती हूँ, याद है एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स में एनर्जी कम होती है, रिएक्टर्स में ज्यादा होती है। तो वो सिस्टम कहेगा यार इसने तो मुझे एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया है ना, क्यों ना मैं इसको यूज करके रिएक्टेंट्स बना लूं ताकि मेरा सिस्टम वापस अपनी जगह पर आ जाए। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। अगर मैं इस वाले रिएक्शन में ज्यादा हीट दे रही हूँ, सही, ये मैं हीट दे रही हूँ, ये SO3 क्या करेगा भाई, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर, मैं टूट रहा हूँ अपने रिएक्टेंट में। क्यों? क्योंकि इन रिएक्टेंट्स को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है और ये मेरी दी हुई सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे और मैं दोबारा से ठंडा हो जाऊंगा। सही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन increase in temperature shifts the equilibrium towards the left, यानी towards the reactant side। सही है, ये समझ आया? इसको इससे ज्यादा मैं इजिली इसको एक्चुअली ब्रेक डाउन नहीं कर सकती थी, बट आई विल ट्राई अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया। ओके okay. इसके बाद अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, सही है, मैं अब मेरा फिर मूड चेंज हो गया, मैं कह रही हूँ मैं इस सिस्टम को जितना टॉर्चर कर सकूं ना मैं उतना टॉर्चर करूंगी। सही है। और मैं अब इसका टेम्परेचर कम कर रही हूँ। ये तो बहुत सिंपल सा है, मैंने कर दिया टेम्परेचर कम। अब बेचारा एक्सोथर्मिक कहेगा ओ मतलब अब मुझे सराउंडिंग में हीट प्रोड्यूस करनी है, और यही चीज तो एक्सोथर्मिक का बेचारे का सबसे मेन मकसद होता है, एनर्जी सराउंडिंग की बढ़ाना। मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, सिस्टम कहेगा मुझे अपना टेम्परेचर वापस चाहिए, मुझे अपने इर्द गिर्द एनर्जी चाहिए। वो कहेगा ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे बेस्ट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो सिंपल सी बात है, वो कहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि ये हीट प्रोड्यूस हो, और ये जो टेम्परेचर जो मैंने कम किया था वो उसको बढ़ा देगा। सही है। तो इसको हम मैं ना ब्रेक डाउन कर देती हूँ। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एमडी कैट में लाइन आए तो आंख बंद करके ना कर देना, चाहे उन्होंने कोई भी ऑप्शन दिया हो, इट डजेंट मैटर। डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी लोअर टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका पता है मतलब क्या है? मतलब इन्होंने इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कर दिया है कम, यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक। फेवर्स मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? अगेन सिस्टम कहेगा भाई मुझे हीट चाहिए, मैं तो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सिंपल सी बात है। सही है, यहां तक एक्सोथर्मिक का समझ आ गया। मैं एंडोथर्मिक में आऊं। एंडोथर्मिक इसका ऑपोजिट है। ओके। अच्छा अगर, रुको मेरे ख्याल में एंडोथर्मिक, अच्छा अगर यही रिएक्शन हम एंडोथर्मिक कंसिडर करें ना, तो देखते हैं कि एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एंडोथर्मिक को फर्दर अब एक दफा एलेबोरेट कर देती हूँ कि एंडोथर्मिक जब टूटता है, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो हाई एनर्जी के होते हैं, यानी एंडोथर्मिक में हमें हीट चाहिए होती है। सही है, सिंपल सी बात है।
यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए एंडोथर्मिक में हमें हीट चाहिए होती है। सही है, यानी SO3 बनाने के लिए वी वुड नीड एनर्जी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिस्टम का जाके टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। सिस्टम कहेगा मेरे पास एक ही तरीका है इस टेम्परेचर को वापस लाने में, यानी नॉर्मल करने में, जब मैं अपने प्रोडक्ट्स बनाऊं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स बनेंगे तभी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और मुझे हीट एब्जॉर्ब करनी है ताकि मेरा टेम्परेचर वापस आ सके। सिंपल सी बात है। सही है। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, सही है, मैं कहूँ भाई मुझे तो टेम्परेचर कम करना है, वो कहेगा यार मेरे रिएक्टेंट्स जो थे उनकी, मतलब जो मेरे रिएक्टेंट्स जो थे उनको एनर्जी चाहिए होती थी। पता है, एक सिंपल सा इसको ना ब्रेक डाउन करके मैं लिखती हूँ, SO2 + O2 प्लस हीट इज इक्वल टू SO3। सही है। अब मैंने सिस्टम का अगर जब टेम्परेचर बढ़ाया था ना, तो सिस्टम को याद आया कि यार मुझे तो हीट चाहिए। मतलब सिस्टम को याद आया कि मुझे हीट कम करनी है, तो मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जिसमें हीट यूज होती है इन रिएक्टेंट्स, यानी ये टूट के SO3 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे सिस्टम में भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल, राइट। सिस्टम क्या कहेगा, यार मैं ना रिएक्टेंट्स में टूट जाता हूँ ताकि जो हीट है ना ये रिलीज हो जाए। सही है, क्योंकि हीट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एंडोथर्मिक, हीट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट। तो SO3 कहेगा यार मैं रिएक्टेंट में टूट जाता हूँ ताकि जो हीट रिलीज होगी मेरा टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे ले आएगी। सही है। अब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, लोअर टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, सिस्टम कहेगा ये तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे इसको नॉर्मल लाना है। मैं अपने रिएक्टेंट्स को ये एक्सेसिव एनर्जी दे देता हूँ, वो रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बन जाएंगे, यानी सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स द राइट। सही है। यहां तक समझ आ गया? मैं ना एक तुम लोगों को इक्वेशन दे देती हूँ भाई। सही है। उसका फिर मुझे बताओ कि अगर ये एंडोथर्मिक है तो क्या होगा। सही है, एक्सोथर्मिक का मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ आ गया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एंडोथर्मिक। मैं देती हूँ। ओह, आगे की अच्छी एग्जाम्पल भी है, लेकिन एन प्लस H2, ये समझो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सही है। अब मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, मैंने इसका चैप्टर टेम्परेचर कम कर दिया है। अब मुझे बताओ जल्दी से कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा। मैंने टेम्परेचर कम कर दिया है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा। सही है, टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड, यानी लेफ्ट साइड, यानी पीछे की तरफ, यानी रिएक्टेंट की तरफ। सही है। हाँ, वालों को तुम लोगों को यार लिशर्टी प्रिंसिपल तो तकरीबन खत्म हो गया है। सही है। अब ना कैटलिस्ट पे आते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई मुझे बताए। सिंपल सजेस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। मुझे बताओ कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी टॉप ऑफ द माइंड मुझे बताओ। इट डजंट हैव टू बी सो A to Z परफेक्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? स्पीड अप द रिएक्शन। सही है। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत जबरदस्त बात है भाई तो। हाँ, तो अब कैटलिस्ट जो होते हैं, वही तो तुम लोगों की बात है, मैं उसको वैसे ही रिपीट करूंगी बिकॉज की कोई और डेफिनेशन नहीं है। कैटलिस्ट आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और लोअर्स द रेट एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, अभी मैं एक्टिवेशन एनर्जी के डीप में नहीं जा रही बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। लेकिन अभी एक वाली डेफिनेशन पे चलते हैं कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर मैं किसी सब्सटेंस में कैटलिस्ट डाल दूंगी ना, वो क्या कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट टूटे और प्रोडक्ट में बने, जल्दी जल्दी फटाफट। सही, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जल्दी जल्दी बने। सही है। अब इक्विलिब्रियम में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी होता है, इक्विलिब्रियम में तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होते हैं। सही है। तो अब कैटलिस्ट कहेगा यार मैं आई एम नॉट बायस। सही है, मैं फेयर आदमी हूँ और मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वली इंक्रीज करूंगा।
जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सही है। कैटलिस्ट आया, उसने कहा यार ये कैसा अजीबोगरीब रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट भी बन रहा है और प्रोडक्ट भी बन रहा है, और मैं किसको फेवर करूं? आई एम अनबायस्ड पर्सन। सही है, मैं एक बिल्कुल फेयर आदमी हूँ और मैं दोनों का साथ दूंगा। मैं चाहूंगा रिएक्टेंट भी टूट के प्रोडक्ट बने जल्दी जल्दी, और प्रोडक्ट भी टूट के जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बने। इसलिए कैटलिस्ट बेसिकली इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, एंड देयरफॉर डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सही है। इसका कभी क्या पता है, एमडी कैट में सिर्फ एमसीक्यूज भी आता है। सिंपल पता है, बहुत लंबी करके देंगे वो, तो तकरीबन 3-4 लाइन का एमसीक्यूज बना के देंगे। ये रिएक्शन है, ये टूट के ये बन रहा है, ये और वो, तकरीबन 2 लाइनें यही कवर हो जाएंगी। एंड देन दे विल गो लाइक के वी हैव एडेड द कैटलिस्ट, सो वेयर डज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। तो इसके 4 ऑप्शन हो, टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, इट विल हैव नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑब्वियसली इट विल हैव नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही है। तो अगर वो 3-4 लाइनें भी करके लिख देना, तो इसका मतलब यही नहीं है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, एक दफा कैटलिस्ट डल गया, देयर वुड बी नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। सही है। समझ आया? मैं आगे बढ़ूं? जल्दी कोई मुझे लिख दो फटाफट, फिर हम बफर सोल्यूशन पे मूव करते हैं। बल्कि कॉमन एंड इफेक्ट है पहले, ये भी आसान। ओके, चलो फिर कॉमन एंड इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट पहले तो हिप्स कर लो। कॉमन आइन इफेक्ट इज यूज टू डिक्रीज द solubility ऑफ एनी सॉल्ट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। सही है, सिंपल सी बात है। कॉमन आइन इफेक्ट इज यूज टू डिक्रीज द solubility ऑफ अ सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अब ये करते कैसे? ले शेटलियर प्रिंसिपल यूज करते हुए हम कहेंगे यार, अब हम करेंगे इसको चेंज। किस तरह? देखो, हमारे पास हमारे पास है NaCl। सही है। ये Na प्लस में टूटा प्लस Cl में टूटा। सही है, ये एक सॉल्ट है जो ऑलरेडी सोल्यूशन में है। सही है। मैं कहूंगी यार मुझे ना इसकी सॉलिबिलिटी जो है ना वो कम करनी है। मैं चाह रही हूँ ये पर्सिपिटेट कर जाए। मैं चाह रही हूँ मुझे इसके पूरे पूरे क्रिस्टल्स नजर आए, ये पर्सिपिटेट कर जाए। पर्सिपिटेशन का क्या मतलब होता है? सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई। पता है मैं ये पर्टिकुलर वर्ड क्यों यूज करी, उसका आगे एमसीक्यूज है पर्सिपिटेशन के, सॉलिबिलिटी के। इसलिए गौर से सुनो। मैं सॉलिबिलिटी किसी सॉल्ट की अगर कम करूंगी ना, तो वो पर्सिपिटेट कर जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो घुलेगा नहीं। सही है। अगर तुम लोग टैंक को भी एक हद तक डालते रहोगे ना, तो वो पर्सिपिटेट कर जाता है। सही है। ये पर्सिपिटेशन क्यों होती है? उसकी सॉलिबिलिटी कम हो गई। ये सॉलिबिलिटी कम कैसे करते हैं? कॉमन आइन इफेक्ट के थ्रू करते हैं। अच्छा, देखो, आई फील लाइक कि बफर सोल्यूशन शायद आज ना हो पाए, तो कॉमन आइन इफेक्ट के बाद एमसीक्यूज पे मूव कर जाते हैं। सही है। वैसे एमसीक्यूज भी अब तक वही है जो मैंने अब तक पढ़ा है। सही है। देखो, NaCl हो गया, Na और Cl। मैं क्या करूंगी, मैं डाल दूंगी HCl। अब मुझे बताओ, मैंने HCl डाला, सिंपल सा। अब मुझे बताओ, इस HCl में और इस वाले सिस्टम में एक चीज कॉमन है। जल्दी से बताओ क्या चीज कॉमन है? चैट बॉक्स। Cl। अब दोबारा से मूव कर जाओ, बिल्कुल सही बता रहे हो, Cl से। आई एम वेरी हैप्पी, तुम लोग। खैर, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। खैर, अच्छा, अब मैंने Cl डाल दिया, Cl आया। ये Cl कहेगा कि भाई मैं तो इंक्रीज हो रहा हूँ कंसेंट्रेशन में। दोबारा से ले शर्टली प्रिंसिपल की तरफ जाओ। अगर प्रोडक्ट में कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती थी, तो इक्विलिब्रियम जल्दी से मुझे बताओ किस तरफ शिफ्ट करता था? अगर प्रोडक्ट में कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ। बिल्कुल। मैं भी तुम लोगों को बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। जब मैंने यहाँ Cl इतना बढ़ा दिया, ये Cl बढ़ रहा है। सही है। ये Cl बढ़ रहा है, जब बढ़े जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें डाला HCl। HCl का Cl आयन मैंने डाला, वो Cl बढ़े जा रहे हैं। जब ये Cl बढ़ गया, ही कहेगा यार मुझे तो जाना है NaCl की तरफ, मुझे अपना रिएक्टेंट दोबारा बनाना है। अब मुझे बताओ, एक पानी के अंदर NaCl बनता जाए, तो बेचारे पानी की कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगी, और अब NaCl प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब NaCl नजर आना शुरू हो जाएगा।
NaCl प्रेसिपिटेट करके यानी इनसॉल्युबल हो गया, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सही है। कॉमन आयन इफेक्ट इज बेसिकली यूज टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी बाय एडिंग अ कॉमन आयन, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। बस सिंपल सी ये बात है। सही है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, इसमें और नहीं, अब मेरा ख्याल है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, अगर तुम लोगों को सही लगे तो, वरना अगर कुछ पूछना है इससे तो मुझे पूछ लो। थोड़े से एमसीक्यूज है, थोड़े से कॉन्सेप्ट से, इजी से बताओ, आगे बढ़ जाए। ओके, आगे बढ़ जाए। आई एम सॉरी यार, आई थिंक मैंने बफर नहीं हो पाया, बट चल, तुम लोग पहले आंसर दोगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन। सही है। व्हाट विल हैपन, पहले वाले पे करते हैं। सही, पहले मतलब पहले जो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम ये वाला करें। सही है। व्हाट विल हैपन इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग एनी कंडीशन। सही, हम उस पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहे, तो क्या होगा? जस्ट ऑप्शन लिखो। सही है। सही है। ए ऑब्वियसली सी बात है, जब आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐसे छोड़ दिया तो इट विल अचीव द इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज नहीं होता, वैसे ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रहते हैं, बाय बिकॉज इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। सही है, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, इसका ए, सॉरी बी तक मार्क हो गया, बस इसका ए। मुझे टू बताओ। टू मैंने इसलिए डाला कि ऐसे ही चेक करने के लिए, तुम लोगों को थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर का याद है या नहीं। सही है, ऐसे ही मुझे बताओ क्या होगा ऑन अ ग्राफ। मैं ग्राफ ऐसा करती हूँ, बना देती हूँ। सही है, चलो तुम लोग वैसे ही मुझे देख के बता दो। सही है। ये ग्राफ है इस चीज का। सही है, ये है रिएक्टेंट्स, ये वाले रिएक्टेंट्स है, और ये है प्रोडक्ट। सही है। अब मुझे बताओ, ऑन चेंज इन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो इसमें फजूल की लिखी हुई है ऑन ग्राफ, वैसे फजूल ही लिखा हुआ, ऑन a graph for changing concentration of reactant and product in a time in reversible reaction, the rising curve of product and the reaction will eventually, यानी in the end क्या हो जाएगा? बताओ, आखिर में क्या हो जाएगा? पैरेलल। बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क नहीं, पैरेलल है भाई। देखो मैंने बना के भी दिखा दिया, सही है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। थोड़ा गंदा बनाया, सॉरी यार, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। सही है? अच्छा देखो, क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन याद करो, जितना रिएक्टेंट टूटेगा, जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, इक्वल नहीं होगी लेकिन कांस्टेंट रहेगी। तो देखो, दोबारा से इसको बना देती हूँ। ये देखो, ये कांस्टेंट रह रही है, देखो ये यहाँ से चेंज नहीं हो रही और ये यहाँ से चेंज नहीं हो रही, यानी ये कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन है। सही है। तो कभी कभार ये एमडीकैट में होता है कि आपके पास वो सीधा ड्रॉ करने की जहमत नहीं करते, वो सीधा आपको कहते क्या ये ग्राफ है, आपको पढ़ के आना चाहिए था, और इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा। सिंपल सी बात है। सही है, तो इसका पैरेलल तुम लोगों ने सही बताया है। अब बताओ मुझे नीचे वाला। For a reaction H2I to 2HI, equilibrium can be attained in a test tube by pouring H2 and I2 in a gas tube only, pouring hydrogen iodide gas in a test tube, यानी हम लोग सिर्फ ये डालें तो, या हम सिर्फ ये रिएक्टर्स डालें तो, या हम पहले रिएक्टर्स डालें या प्रोडक्ट डालें, डजेंट मैटर, या बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों साथ डालो, तो इसका क्या होगा? अच्छा, तुम लोग उसका डी कह रहे हो? अच्छा, फाइनली देयर इज समथिंग यू गाइस डोंट नो। खैर होगी, मैं बताती हूँ, इसका सिंपल से ही आंसर है।
इसका है सी आंसर। मैं दफा ना मार्क कर देती हूँ, सही है। इसका है, वेट, इसका सी आंसर है। इसका सी आंसर क्यों है भाई? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था? प्रोडक्ट के अंदर टेंडेंसी की वो टूट के रिएक्टेंट बनाए, और रिएक्टेंट के अंदर टेंडेंसी है वो टूट के प्रोडक्ट बनाए। तो आप कुछ भी पहले डाल दो, इट डजेंट मैटर। सही है। ये जरूरी नहीं कि आप हाइड्रोजन डालो, आप आयोडीन डालो, आप हाइड्रोजन आयोडाइड डालो, इट डज नॉट मैटर। सही है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इररिस्पेक्टिव ऑफ pouring reactants in a कंटेनर फर्स्ट या प्रोडक्ट। आप या तो रिएक्टेंट डालो या प्रोडक्ट, दोनों टूट के, क्योंकि वो रिवर्सिबल है ना, उनकी टेंडेंसी रिवर्सिबल है। एक एक चीज टूट के दोबारा से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बना सकती है। सही है। समझ आया कि इसका आंसर क्यों है सी? अच्छा, देखो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और हाँ, अब देखो, एक्सप्लेन इस तरह करती हूँ, इजी से बता सही। इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन वाला। आई फील लाइक कि मैंने यहाँ एक एरो नहीं बनाया, आई एम सो सॉरी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सही है। मैंने एरो बहुत गंदा बनाया है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडीन टूट के हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। अब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव हो सकता है? पहला ऑप्शन उन्हें दिया हुआ है कि हम हाइड्रोजन और आयोडीन को डाल दें सिर्फ टेस्ट ट्यूब में। दूसरा ऑप्शन उन्हें दिया हुआ है कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड यानी प्रोडक्ट को डाल दें टेस्ट ट्यूब में। तीसरा दिया हुआ है, आप या तो रिएक्टेंट डालो या आप प्रोडक्ट डालो, यानी आप हाइड्रोजन आयोडीन डालो या आप प्रोडक्ट डालो, इट डज नॉट मैटर, इरिस्पेक्टिव कि आप क्या डाल रहे हो, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा है कि आप सबका सब डाल दो, आप प्रोडक्ट भी डाल दो, आप रिएक्टेंट भी डाल दो। नहीं, देखो, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन ढूंढना होता है। एमडीकेट इज ऑल अबाउट बीसीक्यू, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। इसका सी क्यों है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता था, या समझो रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता था, कि प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट बन सकते हैं, रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो आप या तो रिएक्टेंट डालो या प्रोडक्ट डालो, इट डज नॉट मैटर। प्रोडक्ट भी टूट के रिएक्टेंट बना लेगा, रिएक्टेंट भी टूट के प्रोडक्ट बना देगा। तो हम अपने आप को क्यों लिमिट करें कि इक्विलिब्रियम तभी सिर्फ अचीव होगा जब हम रिएक्टेंट डालेंगे, या इक्विलिब्रियम तभी सिर्फ अचीव होगा जब हम प्रोडक्ट डालेंगे? हम कुछ भी डाल दें, इक्विलिब्रियम फिर भी अचीव हो जाएगा। अब समझ में आई मेरी बात? आमना, आई एम सो कंफ्यूज। यू सेड नहीं एंड देन यू सेड यस। ओके, आगे बढ़े। तीन एमसीक्यूज और है। सही। ओके, ये तुम लोग मुझे बताओ, पहला वाला, मैंने प्रेशर डिक्रीज कर दिया है इस रिएक्शन का, SO2 O2 इज फॉर्मिंग SO3। तो इसका क्या होगा? मैंने प्रेशर कम कर दिया है, क्या बात है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूं? मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसका बी ही आंसर है, बिल्कुल सही है। पता है, इट्स बेटर है कि हमेशा आपकी क्लास के एंड में ना आपके थोड़े से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो। इससे जो पहले का पढ़ा हुआ होता है ना, इट गेट्स रिफ्रेश। सही है। आपकी मेमोरी में वो आ जाता है। तो अगर आपको उस वक्त कुछ याद आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको वो एमसीक्यूज तो याद आ जाता है। सही है। अच्छा, इसका बी है। सिंपल सी बात है, प्रेशर कम हो गया, वो कहेगा यार मुझे तो अपना प्रेशर बढ़ाना है, और मेरा प्रेशर कब बढ़ेगा? जब मैं मोल्स बढ़ाऊंगा। तो इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। NaCl when added to an aqueous solution, silver chloride solution, तो क्या होगा? किसकी solubility कम होगी या बढ़ेगी, या बोथ बी एंड सी? क्या सीन होगा? सही है। अच्छा, इसमें ना बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि इसका अगर कोई बंदा सोचे कि इसका तो बी भी हो सकता है, राइट? इसका तो ए भी हो सकता है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसका सी भी हो सकता है या इसका ए भी हो सकता है, राइट, नॉट बी। तो आप सी और ए को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसका है ए, पहली बात। क्यों? क्योंकि अगर AgCl है
AgCl टूट के, मैं लिख देती हूँ ऐसे रिएक्शन ना, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। AgCl Ag प्लस, सही है। अभी मैं साइन वगैरह नहीं लगा रही, सब अच्छा। मैंने डाल दिया है NaCl, Cl बढ़ा, Cl टूटा और AgCl बढ़ गया, यानी AgCl का लेवल बढ़ गया। AgCl का लेवल बढ़ गया यानी AgCl की सॉलिबिलिटी कम हो गई। पहले तो ये सही, जिसने ए बोला सही बोला है। अब जो सी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है। सही है, कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन विल इंक्रीज, बट आपको ना कंक्लूजन पे जाना है। सही है, आपने कंक्लूजन पे जाना है और आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या है, NaCl when added to aqueous solution of silver chloride solution then, यानी सिल्वर क्लोराइड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसका क्लोराइड आयन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बात सही है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन इवेंचुअली जो फाइनल कंक्लूजन है NaCl का डालने का, वो फाइनल कंक्लूजन क्या है, AgCl की सॉलिबिलिटी कम होना। सही है, समझ आया। बस आखिरी रह गया, बताओ। अच्छा, सही। अब मुझे आखिरी का बता दो भाई जल्दी से। अब बीकर कंटेनर सोल्यूशन ऑफ KClO3, फिर मैंने इसमें KCl डाल दिया। अब KClO3 प्रेसिपिटेट करेगा, तो अब सीन क्या है, मतलब KClO3 मोर सॉल्युबल है या KCl मोर सॉल्युबल है, क्या इसका सही आंसर होगा। बी। बी, क्या बात है भाई। हाँ, इसका आंसर है बी। मैं बताती हूँ क्यों। थोड़ा, अच्छा, इसका है आंसर बी। आई नो थोड़ी सी क्लास यार एक्सटेंड कर गई है, लेकिन इट्स ओके। बस ये आखिरी MCQs है। KCl इसका आंसर क्यों, मतलब बी इसका आंसर क्यों है। हमेशा 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 जो चीज आप ऊपर से डालते हो, इट इज मोर सॉल्युबल, पहली बात। सही है, जो आप डाल रहे हो ऊपर से वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। यही वजह है कि वो दूसरी चीज को सॉल्युबल कर रही होती है, ये एक रूल होता है। आप कॉमन आइन इफेक्ट की डेफिनेशन में ये बात है कि you always tend to add the salt that is more soluble, so it will decrease the solubility of already added salt. सही है, समझ आ गया। बस, आई विल, मुझे क्वेश्चन है तो पूछ लो। सही है, आई होप तुम लोग को समझ आया हो। सही है, आई रियली होप कि तुम लोगों को समझ आया हो। अच्छा, so that's it. It was like fun, like teaching you guys. Good luck, and to अभी ज्यादा you can have the Okay. Thank you so much, Iraj. So, Iraj, can we move back to the previous slides जो हमारी starting की थी? अच्छा, while Iraj is moving back, you all can, stay with us for 5 more minutes if you are interested in the entire जो हमारा registration process है उसका हम आपको guide करेंगे. And while Iraj is moving back, I would really love to hear your comments. Chat box में आप लोग मुझे बता सकते हैं how was the class. Did you all like the class? क्या आप लोग का feedback है about the class today? So do drop your comments here. So again, bringing this back, the pre-med classroom season 2, जिसमें Iraj, can we move towards our courses जो हमारी next slide है. So I'm really glad that you all liked the class. It was really fun and interactive. मैंने खुद भी बैठ के class सुनी थी. It was really interactive. So you can see कि हमारी 3 courses हैं. तो हमारे पास देर इज MD-CAT और नम्स आपके पास बेसिक, देर इज MD-CAT नम्स एडवांस्ड एंड देन देर इज MD-CAT AKU एंड नम्स. ये हमारे पास 3 सेपरेट कोर्सेज हैं, बेसिक, एडवांस्ड और MD-CAT AKU एंड नम्स. इनके फीचर्स भी आप देख सकते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड टू गो थ्रू हमारे पास जो भी सारी आपके पास चीजें. तो you can definitely avail this. Iraj, can we move towards the pricing वाली slide? You can see कि हमारी जो prices हैं, they are extremely affordable as compared to a normal on-site academy, and we are offering you more features here. कि हमारे पास आपको counseling sessions भी मिलते हैं along with of course जो आपकी supplementary classes होती हैं, question solving classes होती हैं. कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए क्लास अरेंज की जाएगी. एंड राइट नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से इरज क्रिएटेड अ वेरी फन इन्वायरमेंट और बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक फन इन्वायरमेंट में पढ़ा. बिल्कुल